ये कहानी है मौतमैन की और शायद आपने उसके बारे में सुना भी होगा। 1975 की एक रात अमेरिका के ईस्ट कोस्ट की यात्रा के दौरान मेरी बड़ी बहन ने भी वही चीज देखी थी जो मैंने देखी थी। मेरा ख्याल है उस समय मेरी उम्र लगभग 10 साल रही होगी और मेरी बहन की 11 साल। मैं ये कहानी आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाल ही में बातचीत के दौरान इसका जिक्र फिर से हुआ। इससे पहले हमने इसके बारे में लगभग 5 साल पहले बात की थी। मुझे समझ नहीं आता कि पहली बार इस घटना का जिक्र होने में पूरे 35 साल क्यों लग गए। हम दोनों में से किसी को भी याद नहीं कि हमने उस रात की बात ना करने का फैसला कब और क्यों लिया। जब न्यूयॉर्क के ऊंचे पहाड़ी इलाके में सड़क किनारे बने एक रेस्ट स्टॉप पर रात बिताते समय हमने वो चीज देखी थी। उस घटना के कुछ ही समय बाद मेरी मां की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त और उथल पुथल से भर गई और मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। खैर, जैसा कि मैंने कहा, हाल ही में मेरी बहन और मैंने इस बारे में फिर से बात की। इस साल फरवरी में मेरी बहन को स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से उसे देखभाल के लिए वापस हमारे स्टेट में और संयोग से उसी शहर में जहां मैं रहता हूं वहां आकर बसना पड़ा, क्योंकि अब उसके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त है। तब से मैं उसके साथ काफी समय बिताता हूं, बस बैठकर बातें करता हूं और पहली बार उसे एक वयस्क इंसान के रूप में सच में जानने की कोशिश करता हूं। उसके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त है, लेकिन वो बिल्कुल साफ बोल सकती है। इसलिए स्वाभाविक है कि हमारी बातचीत अक्सर बचपन की यादों पर चली जाती है और उसी दौरान हमारे मौतमैन वाले अनुभव का जिक्र एक बार फिर से सामने आ गया। मुझे लगता है कि मैंने अब आगे की कहानी के लिए पूरा माहौल तैयार कर दिया है। 70 के दशक में गर्मियों की छुट्टियों में लोग अपनी कार या वैन लेकर पूरे देश के लंबे टूर पर निकल जाते थे और ये बिल्कुल आम बात मानी जाती थी। इसलिए मेरे मॉम डैड को भी इसमें कुछ अजीब नहीं लगा कि वो अपने तीनों बच्चों को एक साधारण सी वैन में बिठाकर निकल पड़ते थे। हम हर गर्मियों में कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाते थे। एक साल हमने पूरा महीना मैक्सिको में कैंपिंग करते हुए बिताया था। अगले साल कनाडा में कैंपिंग करते हुए घूमे और इसी तरह हर साल कोई ना कोई लंबी यात्रा होती थी। लेकिन 1975 में मेरे मॉम डैड ने तय किया कि इस बार हम अपनी वैन से अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट की यात्रा करेंगे। हमने सफ़र की शुरुआत साउथ कैरोलिना से की, फिर नॉर्थ कैरोलिना होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते न्यूयॉर्क स्टेट पहुंच गए और यही वो जगह थी जहां ये सब हुआ। मेरे मॉम डैड बहुत पैसे बचाकर खर्च करने वाले लोग थे। शायद उन्हें सीधा सीधा कंजूस कहना ठीक नहीं होगा। मेरे डैड एक सोशल वर्कर थे और मेरी मॉम एक हाउसवाइफ थी, इसलिए हमारा हर काम सीमित बजट में ही होता था। अक्सर ऐसा होता था कि हम किसी रेस्ट एरिया पर गाड़ी रोकते, ज़रूरत का काम जंगल या खुले में निपटाते और फिर पूरी रात उसी वैन में सो जाते। ऐसी ही एक रात हम न्यूयॉर्क के पहाड़ी इलाके में थे। हमने एक ऐसे रेस्ट एरिया में गाड़ी रोकी थी जो असल में मिट्टी और कंकड़ों से बना एक छोटा सा पार्किंग एरिया था। उसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और उस पूरी रात वहां हमारी वैन के अलावा किसी और की कोई गाड़ी नहीं थी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सब उस छोटी सी वैन में कैसे सो जाते थे, तो मेरे मॉम डैड ने उसका भी बड़ा दिलचस्प इंतजाम किया हुआ था। उन्होंने मेरे और मेरी बहन के लिए वैन के अंदर झूले जैसा हैमॉक बांध रखा था। मेरे मॉम डैड और मेरी सबसे छोटी बहन वैन के फर्श पर स्लीपिंग बैग बिछाकर सोते थे। उस रात मैं और मेरी बड़ी बहन अपने अपने हैमॉक में लेटे हुए थे। काफी रात हो चुकी थी और हमारे नीचे फर्श पर सो रहे सभी लोग गहरी नींद में थे। हमारे सर वैन के पिछले हिस्से की तरफ थे, इसलिए वहां से हम सीधे सामने की विंडशील्ड के पार जंगल की ओर देख सकते थे।
मैं यूं ही चुपचाप लेटा बाहर देख रहा था कि तभी ड्राइवर की सीट के ठीक सामने दो बड़े नारंगी रंग के चमकते हुए गोले दिखाई दिए। मुझे पूरा यकीन था कि वहां कोई और गाड़ी नहीं थी, क्योंकि आधे घंटे से भी कम समय पहले मैं उसी जगह वैन के सामने जंगल में पेशाब करके आया था। मैं बिना कोई आवाज किए वहीं लेटा रहा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये चीज है क्या। मैंने वैन के पीछे की तरफ भी झांक कर देखा। हमारी वैन में बांधकर लगाने वाले पर्दे थे, लेकिन बाहर इतना घना अंधेरा था कि मेरे मॉम डैड ने उन्हें बंद करना भी जरूरी नहीं समझा था। उस समय मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मेरे बगल वाली हैमॉक में मेरी बड़ी बहन जाग रही थी या सो रही थी। मैं बस उन चमकते हुए नारंगी गोलों को देखे जा रहा था, और सच कहूं तो मैं इतना डर चुका था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे मुझे उस चीज के एक बहुत बड़े सर की आकृति दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो भी था हमारी वैन के सामने वाले बम्पर पर खड़ा था। अब डर अपनी हद पार कर चुका था और आखिरकार मुझ में इतना साहस आया कि मैं रोने लगा। मेरे लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरी बड़ी बहन भी जाग रही थी और वो भी मेरे साथ रोने लगी। मैंने अपनी मॉम को आवाज लगानी शुरू कर दी। उस समय मेरे मन में एक अजीब सी बात भी चल रही थी। क्या जो चीज मैं देख रहा हूं वो उससे भी ज्यादा डरावनी है जितनी डांट या पिटाई मुझे बेवजह मॉम डैड को जगाने के लिए पड़ सकती है। लेकिन मेरी मॉम बिल्कुल भी नहीं जागी और मेरे डैड भी नहीं। उस समय तो मुझे यह भी मंजूर था कि डैड उठकर मुझ पर चिल्ला दें। शायद उनकी आवाज से वो चीज वहां से भाग जाए। मैं और जोर जोर से रोने लगा और बार बार दोनों से विनती करने लगा कि प्लीज प्लीज उठ जाइए। लेकिन दोनों गहरी नींद में वैसे ही सोते रहे। उनके बीच सो रही मेरी छोटी बहन भी बिल्कुल नहीं जागी। अब मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ मिलकर मॉम डैड को लगातार आवाज लगाने लगी थी। तभी वैन का सामने वाला ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा खुलने पर भी वैन के अंदर की लाइट बिल्कुल भी नहीं जली। जो भी वो चीज थी वो वैन के अंदर आई और सीधे ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। अब मैं उसकी पूरी आकृति साफ साफ देख सकता था। फिर वो हमारी तरफ मुड़ी और सीधे मेरी ओर देखने लगी। अगर मुझे उसकी आंखों का आकार बताना हो तो मैं कहूंगा कि वो लगभग बड़े चकोतरे जितनी थी और उनका रंग बहुत चमकीला नारंगी था। मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों ने एक ही पल में बिल्कुल एक जैसी प्रतिक्रिया दी। हम लगभग एक साथ अपने अपने हैमॉक से लुढ़क कर नीचे गिर गए और नीचे सो रहे अपने मॉम डैड के ऊपर आ गिरे। हम इतनी जोर से गिरे थे, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों में से कोई भी जरा सा भी नहीं हिला। मैं चाहे जितनी कोशिश करता किसी को भी जगा नहीं पा रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं अपनी मॉम के पास लेटा हुआ लगातार रो रहा था और उसके बाद की सारी यादें जैसे पूरी तरह गायब हो गईं। मुझे अगली बात बस इतनी याद है कि सुबह मेरी आंख खुली। मैं अपनी मॉम के बिल्कुल पास लेटा हुआ था और लगभग अपनी छोटी बहन के ऊपर चढ़ा हुआ था, और मेरे डैड मुझे डांट रहे थे कि मैं अपने हैमॉक में सोने की बजाय फर्श पर क्यों सो रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि उस रात कोई भी नहीं जागा था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी कि सुबह ड्राइवर साइड का सामने वाला दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे मॉम डैड ने हम दोनों पर आरोप लगाया कि हम रात के बीच में पेशाब करने के लिए वैन से बाहर निकले होंगे और वापस आकर दरवाज़ा ठीक से बंद करना भूल गए होंगे। लेकिन मैं उस रात एक बार भी वैन से बाहर नहीं निकला था और मेरी जानकारी में कोई दूसरा भी नहीं निकला था। इतना ही नहीं, मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि सोने से पहले वैन के सभी दरवाजे सिर्फ बंद ही नहीं थे,
बल्कि अच्छी तरह लॉक भी थे। आज तक मुझे नहीं पता कि उस रात मैंने आखिर देखा क्या था, लेकिन मैंने इस बारे में काफी खोजबीन की है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा संभावना यही है कि मैंने जिस चीज का सामना किया था उसे लोग मॉथमैन कहते हैं। मेरी बहन भी मुझसे पूरी तरह सहमत है, क्योंकि उसकी आंखें भी नारंगी होती हैं। ये बात कहते हुए भी मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि मैं कॉलेज में एक प्रोफेसर हूं। फिर भी मैं जानता हूं कि उस रात मैंने क्या देखा था, और सबसे बड़ी बात, वो चीज सिर्फ मैंने अकेले नहीं देखी थी। जब हमने पहली बार लगभग 5 साल पहले इस घटना पर बात की थी, तब मेरी बड़ी बहन, जो बहुत अच्छी चित्रकार है, उसने उस चीज का एक स्केच भी बनाया था, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि उसने बिल्कुल वही बनाया था जो मैंने देखा था। ये 27 साल पहले की बात है। तब मैं सिर्फ 11 साल का था और विंटन काउंटी के शान से कस्बे गैलीपोलिस में रहता था। हमारा घर पुरानी लाल ईंटों से बना हुआ था। समय के साथ उसकी असली रंगत मेरी यादों से धुंधली पड़ चुकी है, लेकिन एक बात आज भी साफ याद है। वो घर ठीक एक पुराने कब्रिस्तान के सामने था। उस कब्रिस्तान की टूटी फूटी कब्रें मानो बीते हुए समय के अनगिनत राज अपने भीतर दबाए खड़ी थी। चारों तरफ उगी जंगली घास और उसकी वीरान हालत देखकर साफ लगता था कि उसने बहुत अच्छे दिन भी देखे होंगे। पास ही एक छोड़ा हुआ पुराना खलिहान भी था, जिसकी सड़ी हुई लकड़ियां और जंग लगी कीलें बरसों की उपेक्षा की गवाही दे रही थी। हमारे स्कूल का खेल का मैदान वहां से बस थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन मैं, मेरा भाई और हमारे चचेरे भाई बहन अक्सर अपनी बचकानी शरारतों के लिए उसी कब्रिस्तान का रुख किया करते थे। हम कभी कब्रों का अपमान नहीं करते थे। हम बस शहर के कुछ शरारती बच्चे थे जो कब्रों के बीच पकड़म पकड़ाई खेलते थे। हमारी हंसी उस उदास और डरावने माहौल पर मानो एक पतला सा पर्दा डाल देती थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि हर शाम जैसे ही सड़क की बत्तियां जलने लगती थीं, मैं हांफता हुआ, पसीने से भीगा घर की तरफ भागता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ज्यादा देर हो गई तो मुसीबत तय थी, या उससे भी बुरा, घर पहुंचते ही अच्छी खासी पिटाई मिलने वाली थी। वैसी पिटाई जो इंसान को अपने सारे फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे, जबकि वो पूरी जान लगाकर सुरक्षित घर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। एक रात घर के अंदर से मेरे मॉम डैड के जोरदार झगड़े की आवाजें आ रही थी। घर का माहौल काफी तनावपूर्ण था। उस घुटन से दूर जाने के लिए मैं और मेरा भाई चुपचाप बाहर बरामदे में आ गए। उस रात आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसकी फीकी रोशनी पूरे इलाके पर ऐसे पड़ रही थी कि रोज दिखने वाली चीजें भी अजीब और बेचैन करने वाली लग रही थी। मैंने अपने भाई की तरफ देखा और कहा कि चलो सामने वाले कब्रिस्तान में पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। वो मेरे साथ चल तो पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नींद की सुस्ती साफ दिखाई दे रही थी। हम कब्रों के बीच यूं ही घूम रहे थे कि अचानक हमारे ऊपर से कोई काली सी परछाई बहुत तेजी से उड़ती हुई गुजरी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। फिर हमने यही सोचकर बात टाल दी कि शायद कोई चमगादड़ होगा, लेकिन कुछ ही पल बाद वो परछाई दूसरी बार हमारे सर के ऊपर से गुजरी, और इस बार मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। तब तक हम कब्रिस्तान के उस छोर तक पहुंच चुके थे जो हमारे घर की रोशनी से काफी दूर था। अब मेरा भाई साफ तौर पर डरा हुआ दिखाई दे रहा था। वो बिना कुछ कहे दौड़कर सीधे घर की तरफ भाग गया। मुझे भी महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने बस इतना कहा कि वो सोने जा रहा है।
लेकिन मेरे अंदर का साहसी और जिज्ञासु बच्चा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसलिए मैं दबे पांव फिर से बाहर निकला और अकेला वापस उसी कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। हर कुछ सेकंड के बाद मैं आसमान की तरफ देख रहा था। मेरे शरीर में एड्रेनलिन इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि समय का एहसास ही जैसे खत्म हो गया था। मैं यूं ही इधर उधर घूमता रहा और तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पक्षी हवा को चीरता हुआ नीचे आ रहा हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत ऊपर देखा और ठीक उसी पल मैंने उसे देखा। चांद की रोशनी के सामने एक विशाल आकृति हवा में तैर रही थी। शुरुआत में मैं उलझन में पड़ गया। मुझे बचपन का एक टीवी शो याद आ गया जिसका नाम द टिक था। उसमें एक किरदार था जिसके साथी के पंख तितली जैसे थे, लेकिन ये किसी कार्टून का किरदार नहीं था। वो चीज बहुत विशाल थी। उसके फैले हुए पंख इतने बड़े थे कि उनकी परछाई ने मुझे पूरी तरह ढक लिया। जैसे जैसे वो मेरी तरफ आने लगा, मैं उसका चेहरा साफ देख पाया। उसका चेहरा किसी विशाल पतंगे जैसा था। उसकी छोटी छोटी काली आंखें किसी अनजानी रोशनी से चमकती हुई महसूस हो रही थी। उसका पूरा शरीर धूल जैसे धूसर रंग के बालों या फर से ढका हुआ था। उसे देखते ही मेरे भीतर एक ऐसा आदिम डर जाग उठा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। घबराकर मैं तुरंत मुड़ा और पूरी ताकत से घर की तरफ दौड़ पड़ा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने के बाहर निकल आएगा। वो चीज फिर से मेरे सर के ऊपर से गुजरी। रात की खामोशी में वो आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जब वो मेरे ऊपर से निकला तो उसके पंखों से उठी हवा का तेज झोंका मैंने साफ महसूस किया। मैं किसी तरह हांफता हुआ अपने घर के बरामदे तक पहुंचा। सवालों और डर से मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं लड़खड़ाता हुआ अंदर गया, सीधे अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और खुद को यही समझाने की कोशिश करने लगा कि शायद ये सब मेरी कल्पना थी। लेकिन अगले दिन स्कूल पहुंचने के बाद भी वो डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने अपने एक दोस्त को पूरी घटना बताई और उसी दिन बाद में एक टीचर ने मुझे अलग बुलाया। उन्होंने गंभीर चेहरे से कहा कि सुना है तुमने मॉथमैन को देखा है। मैं हैरान रह गया। फिर उन्होंने कहा कि वो 80 के दशक से यहां दिखाई देता रहा है। अगर तुम उसे परेशान नहीं करोगे तो वो भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने उसकी एक झलक देख ली है तो कुछ बुरा होने के लिए तैयार रहना। मैंने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, अब से उस कब्रिस्तान से दूर ही रहना। लेकिन मेरे मन में उस दिन सिर्फ एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। उन्हें कैसे पता चला कि मैंने मॉथमैन को ही देखा था? लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। मैंने अपनी टीचर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और कुछ ही दिनों बाद अपने चचेरे भाई बहनों के साथ फिर से उसी कब्रिस्तान में खेलने चला गया। हम सब पहले की तरह पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। खेलते खेलते मैं उस पुराने खलिहान के बहुत पास पहुंच गया और अचानक मेरा पैर सीधे जमीन पर पड़े एक जंग लगी कील पर पड़ गया। वो कील मेरी एड़ी में इतनी गहराई तक धंस गई कि दर्द बिजली के झटके की तरह पूरे पैर में दौड़ गया। मैं वहीं फंस गया। चारों तरफ टूटी हुई लकड़ियां बिखरी थीं, जिनमें जगह जगह से जंग लगी कीलें बाहर निकली हुई थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर की दीवारें धीरे धीरे मेरे ऊपर बंद होती जा रही हों। तभी मेरे एक चचेरे भाई ने मेरी चीख सुन ली। वो तुरंत मेरी तरफ दौड़ा। घबराहट में उसने उसी तख्ते के दूसरे सरे पर पैर रख दिया
जिसमें वो कील लगी हुई थी। उसके पैर पड़ते ही तख्ता उछला और जिस कील ने मेरे पैर को जकड़ रखा था वो बाहर निकल गई। उस पल मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था। डर तो था ही, लेकिन उसके साथ एक ऐसी जिज्ञासा भी थी जो मुझे उस घटना के बारे में और जानने के लिए मजबूर कर रही थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी टीचर ने भी कहा था कि मॉथमैन को देखने के बाद कोई बुरी घटना हो सकती है। स्कूल में लगभग हर बच्चा मॉथमैन की बातें कर रहा था, लेकिन सच तो यह था कि उस दिन तक मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लंच के समय मैंने अपने कुछ दोस्तों से उसके बारे में पूछा, तब उन्होंने मुझे उससे जुड़ी पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि लोग मॉथमैन को आने वाली किसी बड़ी तबाही का संकेत मानते हैं, एक ऐसा रहस्यमय प्राणी जो किसी बड़े हादसे से पहले दिखाई देता है। मैं बड़ी उत्सुकता से उनकी बातें सुनता रहा। उन्होंने मुझे पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया की कई घटनाएं सुनाई जो हमारे शहर से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ लोगों का दावा था कि बड़े पुल गिरने से पहले मॉथमैन को उनके आसपास देखा गया था। कुछ कहते थे कि आग लगने या किसी भयानक दुर्घटना से पहले भी उसकी मौजूदगी महसूस की गई थी। मैं कभी भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास करने वालों में से नहीं था, लेकिन यह अलग था क्योंकि इस बार कहानी किसी और के साथ नहीं हुई थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। दिन बीतते गए, लेकिन मेरे मन से यह एहसास कभी नहीं गया कि उस रात हुई मुलाकात ने जैसे मुझ पर कोई निशान छोड़ दिया हो। अब कब्रिस्तान की परछाइयां पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस होती थी। पेड़ों की पत्तियों की हल्की सी सरसराहट भी किसी अनहोनी की आहट जैसी लगने लगी थी। यहां तक कि मेरे चचेरे भाई बहनों की हंसी भी अब पहले जैसी नहीं लगती थी। उसमें भी मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। मैं घर की हर छोटी सी चरमराहट पर चौंक जाता था। बाहर सड़क की बत्तियां जरा सी टिमटिमाती तो मेरा ध्यान तुरंत उधर चला जाता था। मेरा भाई, जो पहले हर शरारत में मेरा साथी हुआ करता था, अब खुद भी बदला बदला सा रहने लगा था। हम दोनों ने कब्रिस्तान जाना लगभग बंद कर दिया और धीरे धीरे अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने का ख्याल भी मुझे डराने लगा था। फिर एक शाम मैं अपने घर के बरामदे में बैठा सूरज को क्षितिज के पीछे डूबते हुए देख रहा था। उसी समय अचानक मेरे मन में एक जोरदार झटका उठा। मैंने तय किया कि अब मुझे अपने डर का सामना करना ही होगा। मुझे वापस उसी कब्रिस्तान में जाना होगा और उस चीज का सामना करना होगा जिसने उस रात मुझे इतना डरा दिया था। शायद ये मेरे बचपन को वापस पाने का एक तरीका था, या शायद मैं खुद को साबित करना चाहता था कि मैं किसी अर्बन लेजेंड से डरने वाला इंसान नहीं हूं। मैं चुपचाप घर से निकला। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे भी सुनाई दे रही थी। मैं सड़क पार करके फिर से उसी कब्रिस्तान में पहुंच गया। पूर्णिमा का चांद पूरे कब्रिस्तान पर एक अजीब सी फीकी रोशनी बिखेर रहा था। उस रोशनी में टूटी हुई कब्रें और जंगली घास और भी ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे कब्रिस्तान के भीतर आगे बढ़ता गया। डर और हिम्मत दोनों भाव एक साथ मेरे भीतर चल रहे थे। रात की ठंडी हवा किसी कफन की तरह मेरे चारों ओर लिपटती हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, चारों तरफ की खामोशी और भी गहरी होती गई। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, मॉथमैन, क्या तुम यहां हो? मेरी आवाज डर के मारे कांप रही थी। उसकी गूंज पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। एक पल के लिए मुझे खुद पर ही हंसी आने लगी। मैं अंधेरे में अकेला खड़ा किसी बेवकूफ की तरह एक ऐसी चीज को आवाज दे रहा था जिसके बारे में मुझे खुद भी यकीन नहीं था। मैं वापस मुड़ने ही वाला था
कि तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी। एक धीमी, डरावनी आवाज जिसने मेरी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ा दी। मैं वहीं का वहीं जम गया। हवा को चीरते हुए विशाल पंखों की वो आवाज मैं अब कभी नहीं भूल सकता। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे सर उठाया और वो वहीं था। चांद की रोशनी के सामने उसकी विशाल आकृति साफ दिखाई दे रही थी। उसके बड़े बड़े पंख धीरे धीरे फैल रहे थे, मानो कोई अंधेरा अपशकुन मेरे सामने आकार ले रहा हो। जिस डर को मैं पिछले कई दिनों से अपने भीतर दबाने की कोशिश कर रहा था, वो एक ही पल में पूरी ताकत के साथ लौट आया। मैं जैसे वहीं जड़ हो गया। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। मैं उसकी छोटी छोटी काली आंखों में देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पतंगा जलती हुई लौ की तरफ खिंचा चला आता है। वैसे ही मैं उसकी तरफ खिंचता जा रहा हूं। और फिर जितनी अचानक वो मेरे सामने आया था, उतनी ही अचानक वो रात के अंधेरे में गायब भी हो गया और मैं अकेला उसी कब्रिस्तान में खड़ा रह गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी सांसें बेकाबू थीं। अब वो रात पहले से भी ज्यादा भारी महसूस हो रही थी, मानो उसकी परछाई अभी भी पूरे कब्रिस्तान पर फैली हुई हो। उसके बाद मेरे अंदर का डर जाग उठा। मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे पूरी ताकत से अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और उसी से टिककर नीचे बैठ गया। मेरा दिल अभी भी इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उस रात मैंने मॉथमैन का दोबारा सामना किया था और अब मुझे उसकी कहानी का असली मतलब समझ में आ गया था। डर सिर्फ उस प्राणी का नहीं था, डर उस एहसास का था जो उसके चले जाने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। उस सच्चाई का कि इस दुनिया के अंधेरे में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं फिर कभी उस कब्रिस्तान में खेलने नहीं जाऊंगा। ये घटनाएं 1998 से 2001 के बीच ओक्लाहोमा में हुई थी और कई सालों तक मैंने इन घटनाओं के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे समझ ही नहीं आता था कि जो मैंने देखा उसे लोगों को कैसे बताऊं, या फिर कोई मेरी बात पर विश्वास भी करेगा। एक बात पहले ही बता दूं, मैं खुद को एग्नोस्टिक मानता हूं और किसी भी असाधारण दावे पर आंख बंद करके यकीन करने के बजाय हमेशा शक की नज़र से देखने की कोशिश करता हूं। लेकिन समय बीतने के साथ मुझे यह एहसास होने लगा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो अब भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा अजीब चैप्टर जो आज भी मेरे दिमाग के किसी कोने में हमेशा मौजूद रहता है। इन घटनाओं के लिए मुझे आज तक कोई तार्किक वजह नहीं मिली, इसलिए मैंने तय किया कि अब ये कहानी लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, सिर्फ अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए नहीं, बल्कि इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई ऐसा इंसान हो जो समझ सके कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। इन घटनाओं ने दुनिया को देखने का मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया और आज भी इसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो ये रही मेरे साथ हुई उन घटनाओं की सच्ची कहानी, और इसकी शुरुआत होती है आसमान में दिखाई दिए उस रहस्यमय आग के गोले से। इन अजीब घटनाओं की पूरी श्रृंखला तब शुरू हुई जब मेरी उम्र लगभग 10 से 12 साल के बीच थी। एक रात मैं अपने चचेरे भाई के घर रात बिताने जा रहा था। हम ओक्लाहोमा के एक छोटे से ग्रामीण इलाके में रहते थे। मेरी माँ ने मुझे जाने की अनुमति दे दी थी। हालांकि काफी रात हो चुकी थी, फिर भी हम पैदल ही निकल पड़े। मेरे चचेरे भाई का घर लगभग 1 मील दूर था
सड़क के उस हिस्से में चारों तरफ खेत थे और उनके बीच घने जंगल फैले हुए थे। हम दोनों रास्ते में ही चल रहे थे कि आधे रास्ते पहुंचने पर अचानक हमारी नजर आसमान की तरफ गई। वहां कुछ बहुत असामान्य दिखाई दे रहा था। एक आंख का गोला जिसका रंग नारंगी और लाल था, वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात उसका नीचे उतरना नहीं था। उसके दोनों किनारों से आंख की लपटें वी आकार में बाहर निकल रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय पीछे आंख की लपटें छोड़ता है। ये लपटें बहुत तेज और साफ दिखाई दे रही थी। हम दोनों वहीं रुक गए। हमारी नजरें उसी पर टिक गई थी। जैसे जैसे वो आंख का गोला नीचे आता गया, उसकी गति कम होने लगी। एक पल तो ऐसा लगा मानो वो हवा में स्थिर होकर ठहर गया हो, लेकिन फिर वो पेड़ों की ऊंची कतार के पीछे गायब हो गया। वो किसी उल्का पिंड की तरह अनियंत्रित होकर नीचे नहीं आ रहा था। उसकी हर हरकत में एक दिशा थी, एक उद्देश्य था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा अविश्वसनीय बना रही थी। आज भी वो घटना मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा है, खासकर जिस तरह वो वी आकार की लपटों के साथ नीचे उतर रहा था। कुछ समय बाद मेरे साथ स्कूल में एक और ऐसी घटना हुई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मैं उस लकड़ियों वाले छोटे से किले में गया जिसे मैंने और मेरे दोस्तों ने स्कूल के पीछे जंगल में बनाया था। उस समय मैं वहां बिल्कुल अकेला था। मैं उस किले को ठीक कर रहा था कि तभी लगभग 200 फुट दूर मेरी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। एक काली आकृति जो जंगल के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके साथ एक बहुत धीमी गूंजती हुई आवाज भी आ रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो जमीन पर चल ही नहीं रहा था, बल्कि हवा में तैर रहा था। उसका पूरा शरीर काले लबादे से ढका हुआ था। मैं डर के मारे वहीं जड़ हो गया। फिर वो आकृति मेरे सामने आकर रुक गई। ऐसा लगा मानो उसने मेरी तरफ मुड़कर मुझे देख लिया हो। बस फिर क्या था, मैं घबराकर वहां से भाग निकला, कांटेदार झाड़ियों को पार किया, दलदली जमीन से दौड़ता हुआ निकला और तब तक नहीं रुका जब तक सड़क पर नहीं पहुंच गया। फिर मैं उसी सड़क के सहारे कई मील तक भागता हुआ अपने घर पहुंचा। एक और बहुत बेचैन कर देने वाली घटना तब हुई जब मेरे चचेरे भाई और उसकी जुड़वा बहन ने मुझे बताया कि कई दिनों से जंगल के अंदर से कोई उनका नाम लेकर बुला रहा है। शुरुआत में मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उस बात ने मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। कुछ दिनों बाद मैं उनके घर गया और उसी दिन मेरे साथ भी वही हुआ। हम तीनों बाहर खेल रहे थे, तभी अचानक जंगल के भीतर से 2 आवाजें सुनाई दी। वो हमें बुला रही थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाजें बिल्कुल मेरे चचेरे भाई और उसकी जुड़वा बहन जैसी लग रही थी। आवाजें बहुत नरम थी, दोस्ताना थी और हमें बहुत प्यार से अपने पास आने के लिए कह रही थी, जैसे वो चाहती हों कि हम जंगल के अंदर जाकर उनके साथ खेलें। उसी पल मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरी गर्दन के पीछे के सारे बाल खड़े हो गए, क्योंकि उन आवाजों में कुछ बहुत गलत था। वो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। हम तीनों डर के मारे जोर से चिल्लाए और जंगल की तरफ देखकर बोले कि हम तुम्हारे पास नहीं आने वाले, अगर आना है तो तुम हमारे पास आओ। लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल तक चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई रही और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अगले दिन हमने स्कूल के उन बच्चों से पूछा
जो उसी इलाके में रहते थे। हमने जानना चाहा कि क्या उन्होंने भी कभी ऐसी आवाजें सुनी हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी ना तो कुछ सुना था और ना ही कभी कुछ ऐसा देखा था। एक रात मैं फिर से अपने चचेरे भाई के घर रुका हुआ था और उसी रात मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। कमरे में बहुत हल्का अंधेरा था। बस खिड़की से आती चांदनी की हल्की सी रोशनी कमरे में फैल रही थी। मेरे चचेरे भाई के कमरे की खिड़की पर ना तो पर्दे थे और ना ही ब्लाइंड्स, इसलिए बाहर बना ड्राइववे बिल्कुल साफ दिखाई देता था। मैं अभी नींद में जाने ही वाला था कि तभी मेरी नजर एक हल्की नीली सफेद चमक पर पड़ी। पहले मुझे लगा कि शायद किसी गाड़ी की हेडलाइट्स होंगी या फिर कांच में पड़ रहा रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जैसे ही मैं उठकर खिड़की की तरफ देखने लगा, मुझे एहसास हुआ कि वो चीज अपने आप चल रही थी। उसकी हर हरकत बहुत सोच समझ कर की गई लग रही थी। वो किसी भी तरह से बेतरतीब नहीं थी। उसे देखते ही मेरे अंदर डर समा गया। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो सब सच नहीं है, लेकिन मेरी जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत निकली। मैं दोबारा खिड़की की तरफ मुड़ा और फिर से उसे ध्यान से देखने लगा। तभी मानो उसे मेरे देखने का एहसास हो गया हो। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और ड्राइववे के ऊपर बिल्कुल बिना किसी झटके के फिसलते हुए आगे बढ़ने लगा। उससे निकल रही नीली रोशनी जमीन पर फैल रही थी, लेकिन वो रोशनी किसी सामान्य प्रकाश जैसी नहीं थी। एक चमकता हुआ नीला गोला जो आकार में लगभग बास्केटबॉल जितना था, मेरी खिड़की के बाहर हवा में स्थिर होकर तैर रहा था। उसकी रोशनी हल्के हल्के धड़क रही थी, मानो वो किसी जीवित चीज की सांसों के साथ चल रहा हो। उससे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जिससे मेरी गर्दन के पीछे के सारे बाल खड़े हो गए थे। मैं घबराकर फिर से बिस्तर में घुस गया। मैंने कंबल सर तक खींच लिया और उसके नीचे से धीरे धीरे बाहर झांकने लगा। वो गोला धीरे धीरे मेरी खिड़की तक आ गया। उसकी नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मैं डर के मारे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मैं उसी तरह चुपचाप पड़ा रहा जब तक कि वो गोला धीरे धीरे वापस मुड़ा और रात के अंधेरे में कहीं गायब नहीं हो गया। उस रात की घटना ने मुझे पूरी तरह झकझोर दिया था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो उस नीले गोले की डरावनी चमक मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। इन सब घटनाओं में सबसे आखिरी और सबसे डरावनी घटना एक रात हुई। मैं अपने चचेरे भाई के घर था। वो जगह मेरे स्कूल के पीछे वाले जंगल के काफी पास थी। हम दोनों को रात में तारे देखने का बहुत शौक था। उस इलाके में रोशनी बहुत कम होती थी, इसलिए आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता था। हमारी पसंदीदा जगह मेरे चाचा का एक छोटा सा घोड़ा ले जाने वाला ट्रेलर था। हम उसकी छत पर चढ़ जाते, दूरबीन लेकर लेट जाते और तारों, प्लैनेट्स और नक्षत्रों को पहचानने की कोशिश करते। लेकिन उस रात जैसे ही हम ट्रेलर के पास पहुंचे, मेरी नजर उसकी छत पर पड़ी। वहां कुछ पड़ा हुआ था। पहली नजर में मुझे लगा जैसे किसी ने फटे हुए काले कूड़े के बैग छत पर फेंक दिए हों। मैंने अपने चचेरे भाई को भी वो चीज दिखाई। हम दोनों बहुत सावधानी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। जब हम उससे लगभग 15 फीट की दूरी पर पहुंचे तो मेरे चचेरे भाई ने अपनी टॉर्च उसकी तरफ घुमा दी और उसी पल जो चीज रोशनी में दिखाई दी, उसे देखकर हम दोनों वहीं जम गए। उसने धीरे धीरे अपने विशाल पंख फैलाए, फिर उसका सर ऊपर उठा और उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी 2 विशाल लाल चमकती हुई आंखें थीं। मुंह में शार्क जैसे नुकीले दांत थे। नाक की जगह
सिर्फ एक लंबी सी दरार थी और पूरा शरीर धूसर काले रंग का था, जो इंसान जैसा तो था लेकिन बिल्कुल भी इंसान नहीं था। उसके फटे हुए पंख किसी विशाल चमगादड़ जैसे दिखाई दे रहे थे। हम दोनों वहीं खड़े रह गए। डर के मारे हमारे शरीर ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। ठंडी रात की हवा में उसकी सांस साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने हमारी तरफ देखकर एक लंबी, धीमी और गले की गहराई से निकलती हुई फुफकार भरी। उस आवाज ने मेरी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ा दी। उसके पंख धीरे धीरे और फैलते जा रहे थे और आखिरकार हमारा डर हम पर पूरी तरह हावी हो गया और अगले ही पल हम दोनों पूरी ताकत से घर की तरफ भाग पड़े। जब हम घर पहुंचे, हमारी सांसें बुरी तरह फूल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे चाचा ने हमारे चेहरे देखे और उन्हें तुरंत समझ आ गया कि हम मजाक नहीं कर रहे। उन्होंने बिना देर किए अपनी बंदूक उठाई, एक बड़ी स्पॉटलाइट ली और हमारे साथ वापस उसी जगह पर गए। लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। वो प्राणी वहां से गायब हो चुका था। अगले दिन स्कूल में आर्ट की क्लास के दौरान हमने अपने कुछ दोस्तों को ये पूरी घटना बताई। हमें खुद नहीं पता था कि हमने आखिर देखा क्या था, लेकिन हमारे टीचर ने हमारी बातें सुन ली। उन्होंने हमें बीच में ही रोक दिया, फिर अपने कंप्यूटर पर मॉथमैन की एक तस्वीर खोली और जैसे ही हमने उसे देखा, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो बिल्कुल वही चीज थी जो हमने पिछली रात देखी थी। उसका चेहरा आज भी मेरी यादों में उसी तरह जिंदा है। आज भी अगर मैं रात में कहीं अकेला बाहर खड़ा होता हूं, तो अनजाने में मेरी नजर आसमान और आसपास की परछाइयों पर चली जाती है, जैसे मैं अब भी इस डर में जी रहा हूं कि कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए। दोस्तों, यहां तक कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे मदद भेज सकते हैं, या फिर आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।